हाँ, तो देखिए बच्चों, कल आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम टाइट्रेशन डिस्कस किया था कल अपन ने। उसमें एक छोटी सी टर्म बची हुई है जिसे बोलते हैं अनुमापन वक्र। अनुमापन वक्र यानी कि टाइट्रेशन कर्व। अब ये अनुमापन वक्र एक ग्राफ है, किस किस के बीच में, जरा देखते हैं। तो ये ग्राफ है, ये किस किस के बीच में, ये पीएच और आयतन के बीच में है। यह होता है अनुमापन वक्र। अब देखो, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यदि अनुमापन करें हम, तो कैसा ग्राफ होगा। अब देखिए यहाँ पर ये ब्यूरेट है। सपोज करो कि ब्यूरेट में हमने लिया है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है ना NaOH। हमने बेस को लिया है ब्यूरेट में, एसिड को लिया है पिपेट में, पिपेट से मेजर करेंगे और कॉनिकल फ्लास्क में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। साथ में इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, ये फिनोप्थलीन। बगैर इंडिकेटर के टाइट्रेशन होती नहीं है। अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर पीएच, यहाँ वॉल्यूम किसका है। तो देखो, जब टाइट्रेशन करेंगे ना तो दो चीज़ें वेरिएबल होगी। एक तो NaOH का वॉल्यूम, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH की डालोगे तो वॉल्यूम वेरी कर रहा है हर एक ड्रॉप के साथ। और एक HCl की pH। सपोज करो स्टार्टिंग में इसके अंदर HCl की कंसनट्रेशन थी 0.1। 0.1 कंसनट्रेशन का आपने क्या लिया, HCl लिया। और जब कंसनट्रेशन 0.1 होगी तो pH कितनी आएगी, इसकी 1 आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में 1 pH का सॉल्यूशन आपके पास था। ये pH क्या थी, 1। सपोज करो यहाँ पर pH कितनी है, 7 है। अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH की डाल रहे हो और NaOH के हर एक वॉल्यूम के साथ HCl न्यूट्रलाइज हो रहा है और pH बढ़ रही है, क्योंकि एसिड की pH कम होती है। एसिड में बेस मिलाओगे तो pH बढ़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH जैसे जैसे इंक्रीज होगा pH बढ़ेगी। लेकिन pH के बढ़ने की जो दर है वो भी लगातार बढ़ेगी। pH बढ़ेगी तो सही, लेकिन शुरुआत में कम बढ़ेगी और बाद में फिर वो तेज़ी से बढ़ेगी pH। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हर एक NaOH की ड्रॉप इसमें HCl की कंसंट्रेशन को कम करेगी। अब जो NaOH की ड्रॉप आ रही है वो तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन का आ रही है। मान लो NaOH की सांद्रता 0.2 m। अब जो NaOH की जो हर एक ड्रॉप आ रही है वो तो 0.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की आ रही है। लेकिन हर एक NaOH की बूंद के गिरने के साथ इसमें HCl तो घट रहा है ना। तो हर एक आने वाली नई बूंद ज़्यादा भारी पड़ेगी, ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगी, किसके लिए, बचे हुए HCl के लिए। इसलिए जब पहली बूंद जब इस पर गिरेगी तो pH थोड़ी सी बढ़ेगी, दूसरी बूंद गिरेगी pH थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, तीसरी बूंद गिरेगी pH और ज़्यादा बढ़ेगी। हर एक आने वाली नई बूंद के साथ pH लगातार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक बूंद ऐसी गिरेगी जो pH को अचानक बहुत ऊपर पहुंचा देगी, केवल एक बूंद बस। उसके बाद वापस जब और बूंद बूंद डालोगे फिर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए, वो जो आखिरी जो एक बूंद डलेगी जिसने कि pH को अचानक 7 को क्रॉस करके ऊपर पहुंचा दिया, जिसने अचानक सॉल्यूशन को एसिडिक से बेसिक बना दिया, बस उस बूंद के डालने के समय, उस बूंद के डालने के बाद जो NaOH का वॉल्यूम होता है वो होता है एंड पॉइंट। और उस एंड पॉइंट के पहले और बाद की जो pH होती है वो होती है अनुमापन की pH परास। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो pH की जो रेंज है वो अनुमापन की pH परास है। अब जिस सूचक की pH परास अनुमापन की pH परास के अंदर आ जाती है, उस सूचक का उपयोग हम अनुमापन की क्रिया के लिए कर लेते हैं। 7 pH पर तुल्य बिंदु होता है, तुल्य बिंदु, लेकिन इसको हम निकाल नहीं सकते।
क्योंकि जैसे ही वो आखिरी ड्रॉप गिरती है ना, वो पीएच को अचानक बहुत हाई कर देती है, वो 7 से ऊपर चली जाती है। तो ये ग्राफ था किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का ग्राफ था। अच्छा, एक ग्राफ अपन देखते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का अनुमापन देखते हैं। देखिए इसका अनुमापन, अब सपोज करो वीक एसिड के रूप में आपके पास है एसिटिक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m, सपोज करो 0.1 m है, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10⁻⁵। तो यहाँ से जब आप प्रोटॉन की कंसंट्रेशन निकालोगे अंडर रूट ऑफ 0.1 इंटू 10⁻⁵, ये 10⁻³ और इससे पीएच कितनी आएगी, 3 आएगी। तो देखो 0.1 कंसंट्रेशन पर जहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच 1 थी, वहाँ वीक एसिड की पीएच 3 है। अब यदि ग्राफ प्लॉट करें पीएच और वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये यहाँ पर ये 7 न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। तो स्टार्टिंग यहाँ हुई थी 1 से, स्टार्टिंग होगी इसकी 3 से, स्टार्टिंग पॉइंट ही ऊपर बढ़ जाएगा पहली चीज़। तो अब आप वीक एसिड में, अब आपको एसिड वीक है, यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड आपने ले रखा है, इसके अंदर पीएच 1 की जगह 3 है, स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो आप, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा अब यहाँ पर कैस्टिक एसिड प्लस NaOH और बनेगा आपके सोडियम एसीटेट। अब ये तो वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये साल्टो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसे NaOH की एक ड्रॉप गिरेगी, थोड़ा सा एसिड साल्ट में बदल जाएगा, तो सॉल्यूशन में एसिड भी रहेगा और साल्ट भी रहेगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, बफर सॉल्यूशन होगा। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एसिडिक बफर बनाएंगे। और बफर सॉल्यूशन में एक नेचर होती है कि वो पीएच में चेंजेज, पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा था तो पीएच तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जब वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है तो पीएच धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, और एक ड्रॉप ऐसी आएगी एकदम से, तो ऊपर के कर्व का बेंड शार्प होगा, नीचे के कर्व का बेंड थोड़ा सा फैला होगा, डिफ्यूज होगा। तो ये ग्राफ आपके है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का, इसको कहते हैं अनुमापन वक्र। यहाँ पर आपके ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद देखिए मैं केमिस्ट्री की सेकंड बुक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हाइड्रोजन। इसका नाम है हाइड्रोजन। चलो देखिए हाइड्रोजन, H2, ये ब्रह्मांड का सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड की, अर्थ की बात नहीं चल रही, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड का सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। अनेकों प्लैनेट्स, ग्रह ऐसे हैं जो केवल हाइड्रोजन से ही निर्मित होते हैं। पूरा ग्रह में एक ही तत्व है, हाइड्रोजन। वहाँ मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, केवल हाइड्रोजन गैस है बस, और कुछ भी नहीं है। सबसे सरल तत्व है। अब देखिए हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान, तो देखिए हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में 2 वर्ग है, वर्ग 1 और वर्ग 17। दोनों जगह हाइड्रोजन को रखा जाता है। वर्ग 1 में क्षार धातुओं के साथ, वर्ग 17 में हैलोजन
तत्वों के साथ। अब इसको दो वर्गों में क्यों रखा गया है, इसका कारण हम यहाँ देखेंगे। देखो सबसे पहले क्षार धातु, जो पहली वर्ग की धातु को क्या कहते हैं, क्षार धातु, और हाइड्रोजन की तुलना करते हैं अपन। देखिए तुलना में पहले देखते दोनों की समानता है, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। तो देखो क्षार धातु हाइड्रोजन में अनेक समानताएं हैं। पहले चीज, दोनों एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस खंड के तत्व हैं दोनों। पहली चीज, दोनों में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्षार धातु के बाह्य कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही केवल एक ही होता है। तीसरी समानता देखिए, दोनों एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाएगा, हाइड्रोजन में भी यह टेंडेंसी होती है। तो ये भी दोनों में एक बहुत बड़ी यहाँ पर समानता है। चौथी देखिए, दोनों हैलोजन से क्रिया करते हैं। तो देखो जैसे कि सोडियम है, यह भी हैलोजन के साथ क्रिया करके सोडियम हैलाइड बनाता है, और इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी हैलोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। और क्या क्या समानता है इनमें देखिए, हाइड्रोजन से क्रिया, नहीं ऑक्सीजन से क्रिया, नॉट हाइड्रोजन तो खुद है ही ऑक्सीजन से। देखो जो क्षार धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, क्षार धातु ऑक्साइड। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाएगी। तो ये तो हो गई क्या है, क्षार धातुओं के साथ इसकी समानता। अब बात करते हैं असमानता क्या है। यदि केवल समानता ही होती तो हाइड्रोजन को हम वर्ग 1 में रख देते हैं। अब इसमें असमानताएं भी बहुत है। पहली असमानता, भाई हाइड्रोजन अधातु है, जबकि उनका नाम क्या है, क्षार धातु। दूसरी असमानता, हाइड्रोजन गैस है, जबकि क्षार धातु क्या है, ठोस है। सभी क्षार धातु क्या है, सॉलिड होती है। तीसरी असमानता, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन भी बना लेती है, लेकिन क्षार धातु है कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। क्षार धातुएं कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। चौथी असमानता जरा देखिए, देखो हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O ये उदासीन है, सोडियम का ऑक्साइड Na2O प्रबल क्षार है। यह भी एक इसमें बहुत बड़ी असमानता है। पांचवी असमानता देखिए, देखो जो क्षार धातु जो हैलाइड होते हैं ना, जैसे आपके सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड वगैरह, ये है आयनिक यौगिक, जबकि हाइड्रोजन के जो हैलाइड्स होते हैं HCl, HBr वगैरह, ये होते हैं सहसंयोजक यौगिक। कहने का मतलब हाइड्रोजन की हैलोजन से समानता भी है तो असमानता भी है, यानी कि हाइड्रोजन को वर्ग 1 में रख भी सकते हैं और वर्ग 1 में नहीं भी रख सकते हैं। अब जरा हैलोजन के साथ हाइड्रोजन की तुलना करते हैं। देखिए नंबर 2 में, अब हैलोजन वर्ग 17 में हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन और हाइड्रोजन की तुलना में नंबर 1 समानता। पहले समानता को देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है। पहली सिमिलरिटीज, दोनों अधातु हैं, दोनों नॉन मेटल हैं। दूसरी समानता क्या है, दोनों द्विपरमाणविक अणु हैं, जैसे H2, F2,
Cl2 एटसेट्रा। दोनों के अणुसूत्र एक जैसे हैं, दोनों द्विपरमाणविक अणु बनाते हैं, यह भी इसमें एक समानता है। तीसरी समानता क्या है? देखो हाइड्रोजन का जो आयनन विभव है हैलोजन के काफ़ी निकट है, क्षार धातु से काफ़ी दूर है बट हैलोजन के काफ़ी निकट है। हाइड्रोजन का जो आईपी है वह आपके हैलोजन के निकट होता है, यह भी इसमें एक समानता है। चौथी समानता, जिस तरह से हैलोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हैलाइड आयन बनाते हैं, ऐसे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड आयन बनाते हैं। पांचवी समानता देखिए, दोनों की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? H2O, वेल नोन है। ठीक इसी तरीके से हैलोजन भी, जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? Cl2O। तो भाई दोनों में यहाँ पर समानता है। अब बात करते हैं असमानता की। असमानता, पहली असमानता, हाइड्रोजन एस खंड का तत्व है जबकि हैलोजन ये पी खंड के तत्व हैं। पहली असमानता। दूसरी असमानता, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन भी बना सकता है जबकि हैलोजन केवल ऋण आयन बना सकते हैं। जो हैलोजन होते हैं ना वो केवल ऋण आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन धन आयन भी बना सकता है जबकि हैलोजन केवल क्या बना सकते हैं? ऋण आयन बना सकते हैं। ये भी इसमें क्या हो गया? असमानता है। तीसरी असमानता देखिए, देखो H2O उदासीन है जबकि आपके Cl2O अम्लीय है। हैलोजन के ऑक्साइड अम्लीय होता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड उदासीन होता है। चौथी देखिए असमानता, देखो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज है वो -1 से +1 तक है बस, जबकि हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर की जो परास है वो आपके -1 से +7 तक है। और ये भी इसमें एक बहुत बड़ी असमानता है। अगली जो डिसिमिलरिटी है हाइड्रोजन हैलोजन की वो इसके यौगिकों को लेकर के है। देखिए जो धातु हाइड्राइड होते हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं। पांचवी असमानता देखिए कि जो धातु हाइड्राइड हैं, धातु हाइड्राइड जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड आदि, ये अत्यंत सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील। जबकि धातु हैलाइड, धातु हैलाइड जैसे NaCl, लिथियम क्लोराइड वगैरह, ये निष्क्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं। नमक चुपचाप पड़ा रहता है, न पानी से हवा से किसी से कोई क्रिया इसकी नहीं होती। और ये सारा निष्कर्ष ये बताता है कि हाइड्रोजन को केवल वर्ग 1 में भी नहीं रख सकते तो केवल वर्ग 17 में भी नहीं रख सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोच विचार करके हाइड्रोजन को दोनों ही वर्गों में रखा है, वर्ग 1 में भी और वर्ग 17 में भी। अब ज़रा थोड़ा, ये तो हुआ आवर्त सारणी में स्थान। अब तक तो केवल एक ही डिस्कशन चल रही थी कि हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में 2 स्थान है, वर्ग 1 और वर्ग 17। अब देखते हैं, देखो नेचर में हाइड्रोजन के सोर्स क्या है। नेचर मतलब अर्थ की बात करेंगे, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। देखो हाइड्रोजन की प्राप्ति, प्राप्ति तो देखो वायु में
तो हाइड्रोजन होती है ना, कितनी होती है? 0.15% वेट बाय वेट। हाइड्रोजन का कंटेंट कितना होता है? 0.15% वेट बाय वेट। ये हवा में हाइड्रोजन है, 0.15% भार की दृष्टि से। यानी कि 100 ग्राम हवा में 0.15 ग्राम हाइड्रोजन होती है। यौगिकों के रूप में जैसे कि जल, हाइड्रोकार्बन आदि। अर्थ के ऊपर 70% तो पानी है, और पानी में क्या है? हाइड्रोजन का यौगिक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है पानी। तो लार्ज क्वांटिटी में वाटर है, तो लार्ज क्वांटिटी में पानी के रूप में हाइड्रोजन भी है। सभी कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन होती ही है। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2, H3। 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इसमें 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसका सिंबल H होता है, इसका सिंबल D होता है, इसका T होता है। इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनकी जो परसेंटेज है हाइड्रोजन के सैंपल में, ये होता है 99.98% तो होता है प्रोटियम, 0.0156% होता है ड्यूटेरियम, और 10 की घात -15% होता है ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक नेचर में पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन के बनाने की विधियाँ, हाइड्रोजन का विरचन मतलब इसको बनाने की विधियाँ। देखो पहली विधि है धातु और अम्ल की क्रिया से। देखो कि सभी क्रियाशील धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती ही है। जैसे कि जिंक, इसकी क्रिया आप चाहो तो HCl से करा दो, चाहो H2SO4 से करा दीजिए, हाइड्रोजन बनेगी ही। यदि HCl से क्रिया होगी तो जिंक क्लोराइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से होगी तो जिंक सल्फेट से बनेगा। तो किसी भी धातु नहीं, सक्रिय धातु होनी चाहिए कि क्रिया अम्ल से कराएंगे हाइड्रोजन गैस बनेगी ही। दूसरा मेथड है, देखिए धातु और क्षार की क्रिया से, और क्षार की क्रिया से। तो देखो ऐसी धातु हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, वह क्षारों से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, जैसे कि जिंक। अब जिंक देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में यदि जिंक को डाल के गर्म किया जाए तो एक तो बनता है सोडियम जिंकेट और एक बनता है हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट, और बनेगी हाइड्रोजन। ऐसे ही यदि एल्यूमिनियम को भी NaOH के साथ हीटेड किया जाए तो एक तो बनेगा, देखिए सोडियम एल्यूमिनेट और एक हाइड्रोजन। इसका नाम सोडियम जिंकेट है, इसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट है। यह भी हाइड्रोजन बनाने का मेथड है। तीसरे में बात करते हैं औद्योगिक विधियों की। औद्योगिक विधि, पहली विधि जल के वैद्युत अपघटन से। ये देखिए सीधा, देखो जल वाटर है, इसका हम क्या करें? विद्युत अपघटन करते हैं। जब जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पर तो बनती हाइड्रोजन, एनोड पर बनती ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहाँ बनेगी? कैथोड पर। और एनोड पर क्या बनेगी? ऑक्सीजन। एनोड पर क्या बनेगी? ऑक्सीजन। ये औद्योगिक विधि है जल की। दूसरी विधि में देखिए, देखो अत्यंत शुद्ध हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करते हैं?
गर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखो गर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यानी कि जलीय विलयन का निकल, देखो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड चाहिए तो यहाँ निकल का इलेक्ट्रोड लेते हैं, का निकल इलेक्ट्रोड से विद्युत अपघटन करने पर 99.98% शुद्ध हाइड्रोजन बनती है, प्योर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये हाइड्रोजन बनाने की एक और औद्योगिक विधि है। तीसरी विधि देखिए, देखो जो हाइड्रोजन है ना ये, तो देखो जहाँ कास्टिक सोडा बनता है NaOH के उत्पादन का जो बाई प्रोडक्ट है, इसका जो उपजात है वो हाइड्रोजन है। अब क्योंकि कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में होता है और साबुन का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है क्योंकि डेली यूज की चीज़ होती है, तो जहाँ भी साबुन बनेगा वहाँ कास्टिक सोडा चाहिए और जहाँ भी कास्टिक सोडा बनेगा वहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन जरूर बनती है। यह भी हाइड्रोजन का एक इंडस्ट्रियल सोर्स है। चौथा देखिए, देखो जो रक्त तप्त कोक, कोक यानी कि कार्बन, कोयला, लाल जलते हुए कोयलों में से, दहकते हुए कोयलों में से जब पानी की भाप गुजारी जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण का नाम है जल गैस। इसका नाम क्या है? जल गैस। और यह भी हाइड्रोजन का एक सोर्स है। अच्छा, कोयले की जगह यदि हाइड्रोकार्बन लें, हाइड्रोकार्बन, तो भी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। देखो हाइड्रोकार्बन में जैसे कि मीथेन लें अपन और इसमें जल वाष्प गुजारे हैं और इसको 1273 केल्विन पर गर्म करें तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। मीथेन के स्थान पे हम ईथेन लें C2H6 और यहाँ 2 कार्बन है तो 2 जल के अणु ले लीजिए और इसको भी 1273 केल्विन पर गर्म करें तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और 5 H2O इस प्रकार प्राप्त होती है। देखो जो CO और जो H2O का मिश्रण है, इसका उपयोग अनेक औद्योगिक उत्पाद बनाने में किया जाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो हाइड्रोजन है, इसका जो उपयोग है, इससे मेथेनॉल बनता है, इससे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, इसी मिक्सचर से फार्मिक एसिड भी बनता है आदि बनाने में किया जाता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इस मिक्सचर से बनते हैं। इसलिए इस मिक्सचर का एक नाम और है, वो है संश्लेषित गैस, सिंथेटिक गैस। तो CO और H2 को एक साथ क्या बोलते हैं? सिंथेटिक गैस। और शॉर्ट में इसका नाम होता है सिन गैस। सिन गैस। इस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सिन गैस भी कहते हैं। इन विधियों से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक काम और करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक काम और करते हैं। वो क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर की रिएक्शन वापस पानी की भाप से कराते हैं, लेकिन एक उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। वो होता है आयरन क्रोमेट। जब गर्म करते हैं तो CO2 और हाइड्रोजन
और बढ़ जाती है। अच्छा, CO2 में से हाइड्रोजन को हटाना बड़ा आसान है। दोनों गैसों के मिक्सचर को केवल कंप्रेस कर दो, दाब बढ़ा दो, तो दाब बढ़ाने पर CO2 लिक्विफाइड हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस के रूप में रहेगी और द्रव में से गैस को अलग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका है। यह थी हाइड्रोजन को बनाने की कुछ सामान्य और औद्योगिक विधियाँ। अब हाइड्रोजन के भौतिक गुण, अब बात करते हैं इसके भौतिक और रासायनिक गुणों की। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। लिख लीजिए, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अविलय, अत्यंत ज्वलनशील, वायु से हल्की गैस है। क्या क्या गुण है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अविलय, अत्यंत ज्वलनशील और वायु से हल्की। सबसे हल्की गैस है यह गैस है। यह तो इसके भौतिक गुणधर्म। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणधर्म, देखो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन जो होता है ना, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है बहुत अधिक होती है। किसी भी अणु के केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए अणु का टूटना जरूरी होता है और अणु को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी होती है। उस एनर्जी का नाम है बॉन्ड एनर्जी। देखो यदि हाइड्रोजन को हम 2000 केल्विन ताप पर गर्म करें तो हाइड्रोजन का थोड़ा सा अंश परमाणु में ब्रेक होगा और हाइड्रोजन परमाणु के मिक्सचर में परमाणु कितने होंगे? केवल 0.081%। इतने से एटम्स होंगे बस, बाकी सारा का सारा मटेरियल अणु के रूप में होगा। यदि टेम्परेचर बढ़ा के 5000 केल्विन कर दें तो मिक्सचर में 80% हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, यानी कि 5000 केल्विन पर भी पूरी की पूरा अणु परमाणु में ब्रेक नहीं होते। तो अत्यंत उच्च बंध ऊर्जा के कारण हाइड्रोजन की क्रियाशीलता हैलोजन से कम होती है। तो हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता है या सक्रियता है वो हैलोजन से कम है। वजह क्या है? हाई बॉन्ड एनर्जी। अब कुछ इसकी केमिकल रिएक्शन देखो, जैसे देखो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन के हैलाइड बना लेती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वाटर बनाती है। नंबर 3, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया भी बनाती है। तो इसके कुछ हाइड्रोजन की रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजन धातुओं के साथ भी क्रिया करती है, धातु के साथ, धातु से, जैसे कि लिथियम और हाइड्रोजन की क्रिया से बनता है लिथियम हाइड्राइड। सोडियम और हाइड्रोजन की क्रिया से बनता है सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम और हाइड्रोजन की क्रिया से बनता है कैल्शियम हाइड्राइड। इन सबको कहते हैं धातु हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? धातु हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन धातु से क्रिया करके धातु हाइड्राइड भी बनाते हैं। इस चैप्टर में आगे हाइड्राइडों के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। देखो जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त यौगिकों के साथ
तो देखो जो एल्कीन जो होती है ना, एल्कीन, उनके हाइड्रोजन की क्रिया से क्या बनता है? एल्केन, एल्केन बनता है। जो एल्काइन है वो हाइड्रोजन, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है ना, तो हाइड्रोजन के दो अणु जुड़ेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगी आपके? एल्केन बनेगी। असंतृप्त यौगिक जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि आपके देखिए, जैसे एल्डिहाइड है, असंतृप्त है, ये भी हाइड्रोजन से एडिशन होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, तो होगा इसके अंदर, और क्या बनेगा ये? अल्कोहल, अल्कोहल। साइनाइड, दो डबल बॉन्ड है, दो अणु जुड़ेंगे और आपके ये बनेगा एमीन, एमीन। इसके अलावा जो असंतृप्त वसा है उनके हाइड्रोजनीकरण से संतृप्त वसाएं प्राप्त होती है। असंतृप्त वसा देखिए क्या होती है? होती वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल कैटालिस के प्रेजेंस में, तो बनता है वनस्पति घी। और ये थी हाइड्रोजन की कुछ केमिकल रिएक्शन। चलो आज के चैप्टर को यहाँ फिनिश करते हैं। छोटा सा चैप्टर हाइड्रोजन है, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। इसमें से एडवांस तक में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो ठीक है।